हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्रों, इसके पहले मैंने संविधान का 9वां भाग डिस्कशन किया और बहुत विस्तृत मैंने उसका डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 9वें भाग के बाद एक और भाग आता है 10वां भाग, जिसका संबंध अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। वह भाग मैं छोड़ रहा हूं, हालांकि उससे संबंधित जो अनुसूची की बात की गई है तो वो अनुसूची 5वीं और 6वीं अनुसूची है। अगर भाग की बात करें अनुसूचित जनजातियों का संबंध तो वो 10वें भाग से हैं। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद नंबर 244, अनुच्छेद नंबर 244 आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आज जो मैं आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक कॉन्सेप्ट भी आपको आज यहाँ पे समझना होगा। देखिए, आज जो हमारा संविधान का भाग है वो संविधान का 11वां भाग है और ये भाग केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध है। जी हाँ, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है। तो केंद्र एवं राज्य के जो विधायी संबंध मित्र, इसमें जो संबंध पाए जाते हैं केंद्र एवं राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, ये संबंध 3 तरीके से पाए जाते हैं। और वो जो 3 तरीके हैं, इसमें पहला संबंध प्रशासनिक संबंध है और जो दूसरा संबंध है वो वित्तीय संबंध है। पहला जो संबंध है विधायी संबंध है और दूसरा संबंध जो है वह प्रशासनिक संबंध है और तीसरा जो संबंध है वो वित्तीय संबंध है। क्लियर? वो कौन सा संबंध है? वित्तीय संबंध है। तो इन तीनों का जो संबंध है ये आज हम इस टॉपिक को बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के मध्य पाए जाने वाले संबंध। आप देख रहे होंगे कि पीछे कुछ लिखा गया है और ये लिखा क्या गया है ये आप समझ रहे होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है अनुसूची 7 के प्रमुख विषय। जी हाँ, अनुसूची 7 के प्रमुख विषय। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पहले ये समझना होगा। ठीक है, उसके बाद केंद्र एवं राज्य के मध्य हम संबंध को समझेंगे। क्लियर? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वह उनके बीच का जो संबंध आपको मैंने अभी बताया कि विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ये जो वित्तीय संबंध है ये तीनों प्रकार के संबंधों की चर्चा कहीं न कहीं संविधान के 7वीं अनुसूची से रिलेटेड है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विषयों के बंटवारे के बारे में बात कही गई है। ठीक है, और इस 7वीं अनुसूची में आप जानते हो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। 3 सूचियों के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है इसमें अवशिष्ट सूची के संदर्भ में बात नहीं की गई है। ये 3 अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है, जिसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर ध्यान देना होगा। और इन्हीं के बीच में इन्हीं विषयों को लेकर आपको पूरे संविधान में ये देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध आपको बताएंगे अभी, उसमें आपको एक चीज़ बात स्पष्ट ही हो जाएगी कि वास्तव में हमारे भारत का जो संविधान है वह सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, परंतु व्यवहारिक रूप से कहीं न कहीं एकात्मक है। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको जो सबसे अधिक आवश्यकता ध्यान देने की ये है कि आखिर में संघ सूची के अंतर्गत वह कौन कौन से विषय आते हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के अंतर्गत वह कौन कौन से विषय आते हैं जिस पर विधानमंडल कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वह कौन कौन से विषय आते हैं जिस पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। क्लियर मित्र? तो ये जो विषय हैं, विषय ये बात को संकेत करते हैं कि विधानमंडल किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, संसद किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, और वो कौन सा विषय है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, और वो कौन सा विषय अभी नहीं है जो भविष्य में रखा गया है
उस पर कानून बनाने के अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया। और इस प्रकार के विषय को अवशिष्ट सूची के विषय के रूप में जाना जाता है। क्लियर? यदि बातें समझ में आएगी तो अब आज ये आइए हम देखते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख विषय हैं। आपको यहाँ पर वही विषय लिखे गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे वर्तमान में देखा जाए तो इस समय संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब, जो अभी मैंने इसका बताया कि विधानमंडल कानून किस पर बनाएगी, संसद किस पर कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों कानून बनाएंगे। अब ये जो मित्र लिखा गया है ये आपको याद भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ भी दिया जाता है कि ये कौन सा विषय किसके अंतर्गत आता है, संघ के अंतर्गत आता है कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें है प्रतिरक्षा। संघ सूची में मैं पढ़ते जा रहा हूँ और आप नोट्स करते जाइए। यहाँ पे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, संचार है, परमाणु ऊर्जा है, युद्ध और शांति किसका विषय है? संघ सूची का विषय। खनिज है, बीमा है और ये पर्यावरण है, शेयर बाजार है, संधि करार है, रेलवे है, डाक व तार है, समुद्री और वह हवाई मार्ग है, बंदरगाह है, बैंक है, विदेशी व्यापार है, जनगणना है, डाकघर है, बचत बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है और मुद्रा है। और क्या है? मुद्रा है। इसके अलावा विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, आयकर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर, सेवा कर और लॉटरी और अवशिष्ट विषय ये भी है। अवशिष्ट विषय, सेवा कर को अवशिष्ट विषय में ही शामिल कर लिया गया था जो 100वां विषय जुड़ा हुआ था। तो आपसे कभी कभी पूछ देता है कि प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, शेयर बाजार, हवाई मार्ग, समुद्री मार्ग, ठीक है, सीमा शुल्क, आय शुल्क, ये किस सूची का विषय है? ठीक है, तो इससे जो टैक्स प्राप्त होती है किसको प्राप्त होता है? संघ को प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से विषय हैं मित्र, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, फिर प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार, मेले, सट्टा, जुआ, पशुपालन, सिंचाई, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व और विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, कृषि पर आय कर और कृषि भूमि संपदा शुल्क, कृषि भूमि पर उत्तराधिकारी कर, विलासिता वस्तुओं पर कर, ये सारे जो कर हैं ये राज्य सूची के विषय हैं। अगर राज्य सूची के विषय की बात की जाए तो राज्य सूची का ही विषय स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत भी शामिल किया गया है और ऑलरेडी स्थानीय स्वशासन पर राज्य के द्वारा 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। ये थोड़ा से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम समवर्ती सूची। इसके बाद हम देखते हैं समवर्ती सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, विवाह, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, व्यय प्रशासन, वृत्तियाँ, बाट माप, स्वच्छता और औषधालय, इसके अलावा औद्योगिकी विवाद, उत्तराधिकार, विद्युत, कीमत नियंत्रण, खाद्य एवं अन्य पदार्थों, फिर उसके बाद है वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, विधि वृत्ति एवं चिकित्सा, समाचार पत्र, पुस्तकें, ठीक है, मुद्रालय, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, आर्थिक सामाजिक, इसके अलावा जन्म मरण, ये सारे चीज़ पंजीकरण, ये सारे किसके अंतर्गत दिए गए हैं? तो ये जो दिए गए हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं।
ये किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? मैं आपको इसलिए इस पर फोकस किया हूँ क्योंकि इन्हीं विषयों को लेकर पूरा खेला होता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं अगर देख लेंगे इन विषयों में जो केंद्र एवं राज्य के बीच जो आपको संबंध बताया गया है, और ये संबंध विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध जो मैंने बताया है, ये तीनों प्रकार के संबंध इन विषयों में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं, जिसको लेकर आगे इन लोगों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और केंद्र हर स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग पाता है। क्लियर? तो इन सारे बिंदुओं पर अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसकी महत्ता अब आप समझोगे। ठीक है? और कोशिश करिएगा कि इन सारे को आप याद कर डालिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है मित्र, इतना ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है? आइए देखिए, ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? अब ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक का संबंध कहीं न कहीं जो ये विषय लिखे गए हैं वो विषयों से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने आपको पहले इन विषयों के बारे में बता दिया। ठीक है? अब हम आते हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं वह हम किसके भाग की चर्चा करेंगे? भाग 11। एक्चुअली में भाग 11 पर चर्चा करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहे हैं कि एक्चुअली में ये केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध है। केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध, ये टॉपिक मुझे पढ़नी है। ठीक है? ये टॉपिक केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध। ठीक है? ये संबंध अब ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र एवं राज्य के बीच का जो संबंध है, जो संबंध वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, जो केंद्र राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, इनमें कई तरीके के संबंध आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो संबंध है ये देख लेते हैं। जो संबंध है, पहला संबंध हम देख लेते हैं विधायी संबंध। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विधायी संबंध, इसके बाद प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, और फिर हम देख लेते हैं वित्तीय संबंध। ठीक है? ये 3 प्रकार के संबंध हैं। अगर हम बात कर लेते हैं जो विधायी संबंध है, ये विधायी संबंध जो है ये अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 255 तक है। क्लियर? और ये जो प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद नंबर 256 से लेकर 263 तक है। और जो विधायी संबंध है ये 264 से लेकर, अगर हम ये कहें इनका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद नंबर 301 तक भी है, लेकिन सामान्यतः हम 293 यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है? ये केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध है और इनकी अपनी महत्ता है। अब जरा इसको और समझते हैं। देखिए मित्र, अगर हम बात करें भाग 11, तो अगर हम यहीं पे देख लेते हैं भाग 11, अगर हम भाग 11 की बात करें तो भाग 11 जो है वह अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक है। अगर हम भाग 12 की बात करें तो भाग 12 का संबंध अनुच्छेद नंबर 264 से लेकर अनुच्छेद नंबर 300 का तक है। ठीक? ये इतने, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं केंद्र एवं राज्य के बीच का जो संबंध है, इसके अंतर्गत भाग 11 और भाग 2 समाहित किए गए हैं। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध बात करते हैं तो मेरा ज़्यादातर फोकस इसी पर रहता है।
ठीक है। अब देखिए जो ये संबंध है, तो ये संबंध अभी जो मैंने बताया वो किसके पर आधारित है? 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है, और इस 7वीं अनुसूची में क्या है मैंने आपको बताया। तो कहीं न कहीं इसका संबंध आपके संविधान के भाग 11 से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? इतनी बात आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मित्र, मैंने आपसे बताया कि जो ये आपका संबंध है, जो ये अभी संबंध है, तो इस संबंध के आधार पर, इनके अभी आधार पर अगर आपको मैं बताऊं, तो अभी इस पर मैं डिस्कशन भी करूंगा, लेकिन इनके आधार पर एक चीज़ आप जरूर मान लीजिए, इनके व्याख्या के आधार पर, व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है वह वास्तव में, भारत का संविधान जो है वह व्यवहारिक रूप से एकात्मक है, व्यवहारिक रूप से एकात्मक है, परंतु सैद्धांतिक रूप से कैसा है? सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संघात्मक है। अब एक चीज़ आप ज़रा सोचिए, यहाँ पर इस शब्द का मतलब ये निकलता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये शब्द ये निकलता है, अगर इसका आशय निकाला जाए तो ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर हावी है, राज्य सरकार के ऊपर क्या है? हावी है। हावी मतलब कि कहीं न कहीं उस पर दबाव डाली हुई है। अब वहीं पर यह कहा जा रहा है, इससे यह स्पष्ट निकल रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हावी है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, संविधान का आधारभूत ढांचा है वह संघात्मक है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं भले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के संघात्मक ढांचा प्रस्तुत करने की बात की गई है, लेकिन आप जरा देख सकते हैं ये वो सारे कंडीशन है जिस कंडीशन में कहीं न कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषयों सूचियों पर हावी नज़र आ रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो सरासर क्या है? गलत है। गलत भी नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि संघात्मक शब्द का उपयोग किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, ठीक है। अब जब किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है तो क्या आप ये कह सकते हो कि हमारे भारतीय संविधान में जो विषयों का बंटवारा किया गया है क्या उसमें संघात्मक पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी विषयों का बंटवारा तो जरूर किया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, संघात्मक शब्द किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी इसके पहले आपने देखा था विषयों का बंटवारा, विषय सूची 7वीं अनुसूची में कही गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल करने की बात की जा रही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो अभी केंद्र सरकार क्या है? हॉबी है। और वहीं पर यह कहा जा रहा है
कि संसद के द्वारा किसी भी तरीके से इस तरीके से कानून नहीं बनाया जाएगा कि संगठनात्मक व्यवस्था प्रभावित हो। क्यों? संगठनात्मक व्यवस्था संविधान का आधारभूत ढांचा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर भले ये शब्द प्रयोग किया गया, लेकिन कुछ शब्द और हैं जो मैं आपको स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं एकात्मक व्यवस्था अधिक दिखाई देती है। जैसे उसके लिए एक संघात्मक शब्द का यूज नहीं किया गया, लेकिन एक अनुच्छेद है और वह है अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 स्पष्ट कर देता है इस बात को, भारत या इंडिया, भारत या इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो भारत है सारे राज्यों से मिलकर बना होगा। इसका मतलब ये भी है कि कोई राज्य भारत से शक्ति से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि जब भी दोनों की स्थितियों में किसी विषय को लेकर टकराव होगी तो उसमें सर्वे सर्वा कौन होगा? भारत होगा। और वो चीज़ें यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है, हमारे के यहाँ अगर संघात्मक व्यवस्था शब्द आ गया होता, संघात्मक शब्द जैसा यूएसए में अगर वो शब्द यहाँ पर किसी अनुच्छेद में होता संघ की जगह पे, तो यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण की बात नहीं गई है। यहाँ पर शक्तियों का वितरण की बात कही गई है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, शक्तियों का वितरण की बात कही गई है, न कि पृथक्करण की बात कही गई है। पृथक्करण नहीं है, हमारे के यहाँ शक्तियों का वितरण किया गया है। हमारे शक्तियों का क्या किया गया है? वितरण किया गया। अगर पृथक्करण कर देते हैं तो वो अपने शक्तियों के प्रयोग करने में अधिक स्वायत्तता अपनाते हैं, जबकि वितरण कर दिया गया है तो उतनी ज़्यादा स्वायत्तता नहीं होती है जितनी कि पृथक्करण में। जैसे अमेरिका के संविधान में देखें, संघात्मक व्यवस्था है तो संघ सूची और राज्य सूची में शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। हमारे के यहाँ भले ये शब्द उपयोग किया गया हो, लेकिन संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं एकात्मक रूप से फोकस करती हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 1, भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। एक शब्द में और आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान जो है, संविधान लचीला अधिक है, लचीला अधिक और कठोर कम है। ठीक है, तो लचीला अधिक इसीलिए बनाया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कहीं ना कहीं कानून बनाए। ठीक है, कानून बनाए। ठीक है, तो आखिर में ये इतना सब कुछ होने के बाद, विषयों के बंटवारे होने के बाद, ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि हमारे भारत देश में विविधता बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, अब ये जरा प्रस्तावना पे ध्यान रखिए, अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि संघात्मक व्यवस्था संविधान का आधारभूत ढांचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे में तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए उस संविधानभूत आधार ढांचाओं में कुछ तो ऐसे ढांचा होंगे जो उस ढांचा पर भी तो हावी होंगे। क्या सारे जो उसमें ढांचा बताए गए हैं क्या सबको बराबर पावर होंगे? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या संविधान की सर्वोच्चता की बात आती है तो पहली चीज़ हमको ध्यान में किसको रखना है? संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता में ऑलरेडी आप देख रहे हो कि संघात्मक शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है, भले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आधारभूत ढांचा मान लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता देखेंगे तो ये सारे लक्षण आपको ये प्रकट कर देंगे कि कहीं न कहीं केंद्र को विषयों पर हावी होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि संविधान की सर्वोच्चता इस बात को निर्धारित करती है कि हमारे देश में कैसे होनी चाहिए, एकता एवं अखंडता बाधित नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, हमारे देश में एकता एवं अखंडता, संप्रभुता बाधित नहीं होनी चाहिए। तो ये भी संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है, लेकिन ये संविधान का आधारभूत ढांचा कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था से क्या होगा? ऊपर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की प्राथमिकता पहले ये है कि हमारी एकता एवं अखंडता हो। हम ऐसे संघात्मक व्यवस्था को अगर हम बनाए रखें, उस पर
दृढ़ हो, कठोर कानून हो और केंद्र का उस पर हस्तक्षेप न होने पाए और भारत में इतनी विविधता हो तो हमारे देश में एकता एवं अखंडता बनाए रखना क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा, यही कारण है कि भारत का संविधान बहुत ज़्यादा लचीला बनाया गया है, यही कारण है कि यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण करने की बात न करके शक्तियों का वितरणकरण किया गया है। ठीक है, ये सारे वो कारण हैं और यही सारे कारण हैं कि जो ये विधायी और प्रशासनिक और वित्तीय संबंध में जो बातें कही गई हैं उन बातों में अगर देखेंगे केंद्र और राज्य में तो केंद्र की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत आपको दिखाई पड़ती है। वो कैसे दिखाई पड़ती है, आइए उन सारे बिंदुओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? तो जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक एक करके हम अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे, घबराइए मत। हम पूरे अनुच्छेद के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम उसी अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के भी बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो वो अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही अच्छे हैं और उन बिंदुओं को चर्चा करेंगे जो आपके इस टॉपिक पर क्या कर दें, पूरा कॉन्सेप्ट बना दें। आइए मित्र चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे, जहाँ तक उम्मीद है आप इतनी बातें तो समझ गए होंगे केंद्र और राज्य को लेकर। अब देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, भाग जो 11 में कहे गए हैं, हम उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए आपके मन में होगा पहले अनुच्छेद, तो हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद नंबर 245 को जरा समझते हैं। अनुच्छेद नंबर 245 में क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया है कि जो संसद है, जी हाँ संसद है, और ये जो विधानमंडल है, संसद और विधानमंडल की बातें ही होंगी सब में, संसद और विधानमंडल। ठीक है, अनुच्छेद 245 पे यहाँ मैंने चर्चा किया। अनुच्छेद 245 में जो संसद और विधानमंडल है, इसमें ये कहा गया है कि कानून बनाने का क्षेत्र, तो दोनों के कानून बनाने के क्षेत्र के बारे में बात की गई। कानून बनाने के क्षेत्र, अब जरा आप समझिए, कानून बनाने के क्षेत्र की अगर बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका होगा, संसद को होगा। तो संसद के कानून बनाने का क्षेत्र पूरा भारत होगा, पूरा भारत होगा, वह राज्य के किसी भी भाग, पूरा भारत व राज्य के किसी भी भाग के लिए क्या कर सकता है, यानी कि क्षेत्र भाग के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, भाग के लिए कानून बना सकता है, कानून बना सकता है कौन, संसद बना सकता है, ये संसद कानून बना सकता है। लेकिन कानून बनाने के क्षेत्र में राज्य अपने ही राज्य के लिए क्या करेगा, अपने ही राज्य के लिए वह कानून बना सकता है, अपने राज्य के लिए ही कानून बना सकता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब यही है कि अपने राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में कानून नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये होगा, अपने ही राज्य के लिए ये कानून बना सकता है, तो इसका मतलब वो दूसरे राज्य में कानून नहीं बना सकता। अगर यूपी चाहे कि हम अपने विधानसभा के माध्यम से हम झारखंड या बिहार के लिए कोई कानून बना दें तो ऐसा असंभव है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर संसद चाहे तो भारत के किसी भी राज्य में कानून बना सकता है। ये बात समझ में आ गई, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं, ये तो बात हो गई अनुच्छेद नंबर 245। अब यहीं पर हम लिख देते हैं अनुच्छेद नंबर 246। अब इसको भी समझना, अनुच्छेद नंबर 246 को जरा समझना। अनुच्छेद नंबर 246 में ही हम यहाँ पर यह बात करते हैं कि विधानमंडल और संसद दोनों की बात हो रही है। किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, वहाँ पे क्षेत्र था, यहाँ पर किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, ये बातें यहाँ पे की गई है, किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो अब जरा सोचिएगा, किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, तो इसका व्याख्या कहाँ किया गया है, 7वीं अनुसूची पर।
ठीक है, 7वीं अनुसूची में ये बातें कही गई है, 7वीं अनुसूची में बातें कही गई। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जो विषयों का बंटवारा अभी मैंने आपको पूरा लिखवाया, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, जिसमें आपने इसमें सीमा शुल्क देखा, आय शुल्क देखा, प्रतिरक्षा देखा, रेलवे देखा, इसमें भू राजस्व आपने देखा, कृषि देखा, इसमें जनगणना देखा, पर्यावरण देखा, परिवार नियोजन देखा। इसके पहले जो मैंने आपको विषय बताए, ठीक है, जो मैंने आपके विषय बताए, उन्हीं विषयों की ये बात अनुच्छेद नंबर 246 कर रहा है कि संसद संघ की सूची पर किन विषयों पर कानून बनाएगी, और विधानमंडल राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाएगी, और विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर किस पर कानून बनाएगी, और संसद समवर्ती सूची के विषयों पर किस पर कानून बना सकती है। ये बातें अनुच्छेद नंबर 246 में कही गई है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 247। आइए मित्र, अनुच्छेद नंबर 247, ठीक है। अब 247 में ध्यान से समझिएगा, 247 में यहाँ विधानमंडल की बात नहीं गई। अनुच्छेद नंबर 247 में इस संसद की बात की गई, यानी कि यहाँ कहा गया है कि संसद जरूरत पड़ने पर अर्ध न्यायिक न्यायालय का क्या कर सकता है? अर्ध न्यायिक न्यायालय का गठन कर सकता है। जरूरत पड़ने पर अर्ध न्यायिक न्यायालय का गठन कर सकता है, ठीक है। इसका संबंध कहीं न कहीं न्यायालय से रिलेटेड है, और ये पावर विधानमंडल को नहीं दिया गया है। ये पावर किसको दिया गया है? तो ये पावर संसद को दिया गया है। आइए अनुच्छेद नंबर 248 को समझ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 248, अनुच्छेद नंबर 248 में अवशिष्ट सूची है। क्या है? अवशिष्ट सूची का विषय, ध्यान में रखिएगा, अवशिष्ट सूची का विषय जो है ये 7वीं अनुसूची में नहीं है। और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून जो बनाएगा, अनुसूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार है, वह अधिकार संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद नंबर 248 में अवशिष्ट सूची का विषय है, और इस पे कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि समयानुसार साइबर आ गया, या सेवा कर बाद में जोड़ दिया गया, या आने वाले समय में और कुछ विषय नए आएंगे टेक्नोलॉजी के साथ या पर्यावरण के साथ, तो वह अवशिष्ट सूची विषय होगा। क्यों? क्योंकि अवशिष्ट सूची वह विषय है जिसकी चर्चा मूल संविधान के विषयों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं की गई है। यह परिवर्तन के साथ जोड़ा जाएगा, और जो जोड़ा जाएगा वह किसके अंतर्गत आएगा? वह किसके अंतर्गत आएगा? तो वह आएगा संसद के अंतर्गत। आइए मित्र, अनुच्छेद नंबर 249 देख लेते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद नंबर 249 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? जब मामला राष्ट्रीय हित का हो, जब मामला राष्ट्रीय हित का हो, तो जब मामला राष्ट्रीय हित का हो तो ऐसे स्थिति में ठीक है, ऐसे स्थिति में यहाँ पर पहली चीज़, दो बातें का ध्यान देना है। जब मामला राष्ट्रीय हित का हो तो ऐसे स्थिति में राज्यसभा का पावर बढ़ जाता है। जी हाँ, राज्यसभा का पावर यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि राज्य सूची के जब विषय का मामला हो तो यहाँ पे राज्यसभा का पावर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होती है, और अनुच्छेद नंबर 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों में संशोधन करती है या राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। इसलिए राज्यसभा इस विषय पर 6 महीने नहीं बल्कि 1 साल विधेयक अपने पास रख सकती है। कितने साल? 1 साल अपने पास विधेयक रख सकती है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि राज्यसभा विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होती है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि अगर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना रही है, संसद राज्य सूची विषय पर कानून बना रही है तो कहीं राज्य
के ऊपर दुष्प्रभाव तो नहीं होगा, तो उस पर वो विचार करेगी। लेकिन संसद उसी मामले पर कानून बनाएगी जब मामला राष्ट्रीय हित का होगा, तो उस पर विचार विमर्श होगा। ये अनुच्छेद नंबर 249 में ये बातें बताई गई है। यानी कि आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं संसद राज्य पर प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है ज़्यादा पावर के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय हित के मामले में संसद को राष्ट्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे स्थिति में राज्यसभा को अधिक पावर मिल जाता है अन्य विधेयकों के पारित करने के मामले में। अब देखें अनुच्छेद नंबर 250, अनुच्छेद नंबर 250, अनुच्छेद नंबर 250 में क्या कहा गया है? जैसे राष्ट्रीय आपात, जी हाँ, अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो जाए तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में आप जानते हो ऐसे भी स्थिति में संसद राष्ट्र सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राष्ट्र सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, राष्ट्र सूची विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कानून तो बना सकती ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही आपात ख़त्म होगा उसके 6 महीने के बाद यह कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। 6 महीने के बाद यह कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। कितने महीने के बाद? राष्ट्रीय आपात के 6 महीने के बाद यह कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस बात की जो चर्चा की गई है वह अनुच्छेद नंबर 250 में की गई है। क्लियर? आइए अनुच्छेद नंबर 251 को देख लेते हैं। 251 इम्पॉर्टेंट ये भी है मित्र, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 251, अनुच्छेद नंबर 251 ये कहता है कि अनुच्छेद नंबर 251 यह कहता है, ध्यान से सुनना, यह कहता है अनुच्छेद नंबर 251 यह कहता है जब अनुच्छेद नंबर 249 और अनुच्छेद नंबर 250 को लेकर यदि संसद और विधानमंडल में किसी भी प्रकार की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी भी प्रकार की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो, किसकी स्थिति? गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसे मामले में हमेशा विजय किसकी होगी? संसद की होगी। विजय का मतलब कि संसद हावी होगा। लेकिन इस बात की अधिकारिता कौन सा अनुच्छेद देता है? इस बात की अधिकारिता अनुच्छेद नंबर 249 देता है, तो 251 देता है। लेकिन 251 अनुच्छेद का संबंध किस अनुच्छेद से? तो 249 और 250। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 250 के संबंध से अनुच्छेद नंबर 352 क्या होता है? प्रभावशाली हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो इसका संबंध 352 और 249 का संबंध 251। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी टेक्निकल भी पूछ सकता है, ये तो पुराना है, लेकिन अगर कहीं घुमा के पूछा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अब देख लेते हैं मित्र अगला अनुच्छेद 252। देखिए 252 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 252 इम्पोर्टेंट है। देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 252 ये कहता है जब 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर आपसी सहमति से संसद को अपने मामले में कानून बनाने के लिए कहती है तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा, ऐसे स्थिति में भी
संसद, ऐसे स्थिति में भी संसद राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ऐसे स्थिति में भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो आप देख रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध में वह परिस्थितियां कौन कौन सी है जिन परिस्थितियों के आधार पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। क्लियर। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 253। अब ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद नंबर 253 भी ये कहता है कि अगर मामला अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड हो, मामला अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड हो, जब मामला अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड हो, युद्ध से रिलेटेड हो, प्रतिरक्षा से रिलेटेड हो, ऋण से रिलेटेड हो, तो ऐसे मामले में भी संसद कहीं न कहीं राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, कानून बना सकती है। अब आपको ये नहीं लग रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भले ही विषयों के बंटवारे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता संगठनात्मक है, परंतु इन परिस्थितियों के आधार पर देखने पर यही पता चलता है कि हमारे भारतीय संविधान भले ही संगठनात्मक हो विषयों के आधार पर, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कहीं न कहीं एकात्मक लक्षण देखने को मिलता है। क्लियर। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 254। अनुच्छेद नंबर 254 भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद नंबर 254, अब इसमें क्या है, अनुच्छेद नंबर 254 में ये कहा गया है कि संसद, जी हाँ संसद जो है, संसद और विधानमंडल, ठीक है, संसद और विधानमंडल के बीच समवर्ती सूची के वे विषय जिस पर दोनों कानून बनाना चाहते हों, बनाना चाहते हों या एक बना लिया हो दूसरा बनाना चाह रहा हो। ठीक है, ऐसे स्थिति में जब भी हमेशा टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसे स्थिति में जब समवर्ती विशेष सूची को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, तब ऐसे स्थिति में भी पल्ला हमेशा किसका भारी रहेगा, संसद का भारी रहेगा। ये कौन सा अनुच्छेद बता रहा है, 254 अनुच्छेद। और ये 254 अनुच्छेद संविधान के 11वें भाग के केंद्र एवं राज्य के विधायी संबंध से संबंधित है। क्लियर। अब देखिए मित्र, ये आपका कौन सा भाग रहा है, ये आपका केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध को लेकर था। किसको लेकर था, विधायी संबंध को लेकर था। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने टॉपिक को यहीं पर विराम कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम इसके प्रशासनिक और वित्तीय संबंध में भी चर्चा करते हुए आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषयों पर हावी होती है, जिसके अंतर्गत हम कार्यपालिका शक्ति के रूप में, निर्देशन के रूप में, दायित्व के रूप में, लोक सेवा आयोग के रूप में, व उनकी नियुक्ति के रूप में, अखिल भारतीय सेवा के रूप में, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में इत्यादि जैसे एग्जाम्पलों के माध्यम से, इन प्रशासनिक संबंध के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र राज्य सरकार पर हावी हो रही है। यहाँ तक जो IAS अधिकारी नियुक्ति हैं वो भी कहीं न कहीं केंद्र का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वित्तीय संबंधी में कर के उगाही के संदर्भ में, कर के वितरण के संदर्भ में, कर के एकत्रीकरण के संदर्भ में और वित्त आयोग के कार्यों दायित्वों के संदर्भ के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि किन परिस्थितियों में केंद्र का पावर राज्य के पावर की अपेक्षा अधिक है। तो अधिक का मतलब कि जो संघात्मक व्यवस्था के यहाँ गुण बताए गए हैं वो कहीं न कहीं इन विकट परिस्थितियों में प्रभावित होते हैं और व्यवहारिक रूप में मुझे एकात्मक व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं।
ध्यान रहे, जो भी मैंने अभी लक्षण बताया या आने वाले समयों में आपको बताऊंगा, उससे तो जो चीज़ें सिस्टम में संविधान निर्माताओं ने बनाया है उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई सिर्फ राजनीतिक पार्टी जब अपने हित को लेकर अपने सत्ता की कुर्सी को लेकर, ठीक है, अगर जब गलत तरीके से इसका उपयोग करते हैं, बातों को तोड़ और मरोड़ करते हैं, तब कहीं ना कहीं न केवल भारतीय जनमानस को ठेस पहुंचता है, बल्कि हमारे संविधान के निर्माताओं के उनकी आत्माओं को, भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। और ऐसे स्थिति में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है जब इनका उपयोग देश के कल्याण के रूप में न करके, संविधान के निर्माताओं के भावनाओं को ध्यान में न रखकर, अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखकर करते हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में देश की संप्रभुता या प्रस्तावना में कही गई बातें निरर्थक साबित होगी। ठीक है, तो आने वाले समयों में एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।